नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, आज हम जो यूपी पीसीएस मेंस 2024 के लिए डेटा फैक्ट रिपोर्ट हमने शुरू किया था, उसमें ये हमारा दूसरा लेक्चर है। उसमें आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला है, इसलिए ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। चाहे 2 दिन पे 3 दिन पे जितना भी डेटा हुआ करेगा वो आपको मिल जाएगा। वो कोशिश की जाए कि ये पर डे ही आपकी रेगुलर हो जाए, ठीक है ना। तो वो आप बता सकते हैं। एक चीज़ और इसमें चर्चा करना चाहेंगे कि देखिए, इस वीडियो को वही देखेंगे जिन्होंने मेंस दिया होगा, प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, या वो कैंडिडेट देखेंगे जिन्होंने किसी टॉपर से या किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट से सलाह ली होगी, चर्चा की होगी, तो वो इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे। बाकी जो लोग एकदम नए हैं वो जान लीजिए कि ये आपके सफलता में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी इससे, और यही एक रास्ता है जहाँ से आपका सिलेक्शन तय होगा अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं। तो हम लोग इसमें न्यूज़पेपर को आधार बनाएंगे, और जो भी न्यूज़ बेसिक्स के साथ होगी वो हिंदी मीडियम में आपकी एकदम बेसिक से लेके क्या उसके अपडेट है, क्या किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, उस पूरे फॉर्मेट में पॉइंट वाइज चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जान लीजिए कि ये आपकी सफलता में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होगी। और आपने बहुत से चैनल्स भी देखे होंगे जिन पे अच्छा जैसे कंटेंट प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि बाई इमेज अच्छी होंगी और टाइप होंगी चीज़ें, तो उस चीज़ में तो हमें विश्वास नहीं है कि आपको टाइप करके दें, क्योंकि देखिए इसमें संसाधनों का भी ज़्यादा वेस्टेज होता है। और दूसरी बात कि आपको वहाँ पे टाइप नहीं करना है, जब आप मेंस दे रहे होंगे तो वहाँ पे टाइप नहीं करना है, लिखना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए विश्वास इसी में है हमें कि हम लोग हाथ से लिखा हुआ कंटेंट आपको दें, उसमें अच्छे से डायग्राम प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने तरीके से पॉइंट बना सकते हैं। लेकिन टाइप किए हुए मैटर में आपको कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ पाती हैं, ठीक है। तो चलिए, और भी पेपर आपके पेपर 5 और 6 चल रहे हैं, जो नहीं देखे हैं वो देख लें। और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, या फिर नीचे आपका व्हाट्सअप लिंक दिया है वहाँ पे आप नंबर पे दे सकते हैं। कोई भी सुझाव आपका आमंत्रित रहेगा, उस पर विचार किया जाएगा। हो सकता है, देखिए कोई भी संपूर्ण नहीं है इस दुनिया में, हो सकता है आपके पास कुछ अच्छे सुझाव हों, उनको शामिल किया जाएगा, कोशिश की जाएगी उन पर काम किया जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो भी 2 दिन 3 दिन में न्यूज़ हाईलाइट रही हैं उन पे ये बेस्ड है वीडियो। और क्या क्या इसमें है, देखिए पहला है इसमें पीएमएलए एक्ट। इसमें हम लोग देखेंगे पीएमएलए एक्ट। न्यूज़ क्या है कि पीएमएलए से जुड़े आरोप होने पर ही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें 2 चीज़ें हम लोग क्लियर करने वाले हैं, एक तो पीएमएलए और मनी लॉन्ड्रिंग, ये क्या होता है पेपर 3 में ये आपका। और ये भी देखेंगे साथ साथ में कि किस तरीके के यूपी पीसीएस मेंस में अब तक क्वेश्चन पूछे गए कि आप सॉल्व कर पाते हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत डिटेल में होने वाला है, इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीएमएलए एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो चलते हैं। तो ये दिखाने का पर्पज़ ये है कि देखिए ये आर्टिकल बेस्ड ही होंगे आपके सब कुछ। नेक्स्ट टाइम ये आपको समझ जाएंगे तो ये चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी, सीधा हम लोग टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे। दूसरा है देखिए, आर्थिक महाशक्ति बनते भारत की भावी चुनौतियाँ क्या है। मज़ा आ जाएगा, इतना बढ़िया आर्टिकल है ये, आपको इतना डेटा मिलने वाला है, नई रिपोर्टें मिलने वाली हैं इसके थ्रू, क्योंकि कई सारी रिपोर्टें जोड़ी हैं जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो वो आपको देखेंगे कि जो आप भटकते हैं ना इधर उधर मेंस के समय, कि कहीं से कलेक्शन मिल जाए हमें मेंस के डेटा का कि क्या रिपोर्ट कहती हैं, तो वो सब आपको यहीं से आपको मिल जाएगा। और ये डेली देखेंगे ना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लास्ट के लिए, एग्जाम्पल है आपके, ये सब इसमें बढ़िया से दिए जाएंगे। अगला है देखिए, सेमीकंडक्टर हब बनने की भारत की राह। तो सेमीकंडक्टर पे देखिए बहुत बड़ा काम चल रहा है इस समय, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो आप कहीं भी कोट कर सकते हैं इसको पेपर 3 में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। एक ये टॉपिक था आपका, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये आपका, शहरी कृषि। क्या है? शहरी कृषि का बढ़ता प्रचलन। तो देखिए शहरी कृषि क्या होती है वो सब हम लोग देखेंगे, इसमें क्या उपयोग है, क्या इसके लाभ है, समाधान के किस किस में उपयोग कर सकते हैं हम लोग, प्रकार क्या है। तो देखिए किस तरीके की होती है ये शहरी कृषि में, क्या क्या आता है। तो इसमें देखिए किचन गार्डनिंग होती है, रूफ टॉप गार्डनिंग होती है, वर्टिकल फार्मिंग आती है, इसमें कंटेनर गार्डनिंग होती है, मधुमक्खी पालन इत्यादि इस सब में आता है। और इसका बहुत लाभ भी है, जैसे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ये एक खाद्यान्न प्रोवाइड करा सकती है। शहरीकरण जो बढ़ रहा है उसके समाधान में ये उपयोगी हो सकती है। खाद्य संकट के लिए ये समाधान हो सकती है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा निकलना, ये अवशोषित कर सकती है शहरी कृषि उस कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकती है। तो इसको सजेशन में भी आप कहीं डाल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन आता है आपका टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग आता है, कहीं भी आप इसे कोट कर दीजिए। एकदम नया कॉन्सेप्ट है आपको शहरी कृषि
ग्रामीण कृषि तो आपने आज तक सुना होगा, लेकिन ये नया है एकदम। और क्या है इसमें, जैसे शहरों में घरों की छतों, बालकनी और अन्य खुली जगह खाद्य का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, आपका शहरी कृषि। वास्तव में शहरी कृषि कंक्रीट के जंगलों में हरित भविष्य, क्या हरित भविष्य खोजने का जरिया बन रहा है ये। तो इस तरीके की जो शब्दावली होती हैं, इनको आप डाला करिए आंसर में। इससे क्या होता है, क्या बन रहे हैं, शहर कंक्रीट के जंगल होते हैं, अब उनकी जगह हरित भविष्य खोजने का जरिया बन रहा है ये। तो ये आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं। और शहरी कृषि ये भी जान लीजिए पूरी तरीके से क्या है, जैविक है। क्या जैविक है ये, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है शहरी कृषि पूरी तरीके से, ठीक है। और भी स्वास्थ्य लाभ है इसके, आप बना के लिख सकते हैं, बहुत जगह यूज़ हो सकता है इसका। लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, ये आप खुद ही सोच सकते हैं फ़ायदे। थोड़ा सा आप ब्रेन स्टॉर्मिंग किया करिए, जिससे कि आपको 4-6 पॉइंट आप खुद से बना पाएँ। अब देखिए, एक मुहावरा न्यूज़पेपर में चर्चित था, ये आपने देखा होगा, RO मेंस और आपका PCS मेंस में हिंदी का पेपर होता है, तो उसमें देखिए आपसे सीधे सीधे पूछता है और उदाहरण आपको नहीं मिलते हैं, आप सोचते रहते हैं। तो ये इसमें था। तो इस तरीके की हम लोग उन चीज़ों को भी शामिल करेंगे जो मेंस में आपके कहीं भी उपयोग हो सकती हैं। तो ये आपका मुहावरा है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। तो इसका एग्जाम्पल देखिए बहुत अच्छा मिला, इसलिए यहाँ पे आपको लिख दिया गया है। ये एग्जाम्पल है इसका कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की व्याख्या व्यवस्था इसलिए खत्म की है क्योंकि यह गोपनीयता के अधिकार से RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है। जो गोपनीयता का अधिकार है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, RTI। लेकिन इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट खुद कोई भाव नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जज अपनी संपत्ति घोषित नहीं करते हैं, स्वयं अपनी संपत्ति घोषित नहीं करते हैं, तो वो इस दायरे से बचते हैं। तो ये इसका मतलब क्या होगा, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देते रहेंगे लेकिन खुद उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल है, आप कहीं इसमें कोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, चलिए आगे है आर्थिक महाशक्ति बनने में भारत के समक्ष चुनौतियां। अब देखिए चुनौतियां देखते हैं। पहला है चालू खाते का घाटा, ये यहाँ पे उल्टा हो गया है, आपका निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है। चालू खाते का घाटा लगभग एक स्थायी समस्या बन चुका है ये, तो एक चुनौती है भारत के लिए। क्या, आर्थिक महाशक्ति बनना, यानी ये विकसित देश बनने के समक्ष। हालांकि इसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी देखिए ये एक स्थायी सा बनता जा रहा है। कमी क्या कितनी आई है, तो देखिए अप्रैल से सितंबर 2022 में कितना था ये, तो 48.8 अरब डॉलर था भारत का चालू खाता घाटा, जो 2023-24 की पहली छमाही में आधे से अधिक कमी आई है इसमें। और कितना बचा है अब, 17.5 अरब डॉलर के आसपास बचा है, यानी आधे से भी अधिक कमी आई है आपके चालू खाते घाटे में, ठीक है। तो ये होता क्या है, जब निर्यात आपका अधिक होता है, आयात कम होता है, तो तभी बनता है आपका चालू खाता घाटा। और ये किससे संबंधित है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या है भी है, इसी से जन्म लेती है। अब आगे बात करते हैं दूसरी चुनौती क्या है, तो दूसरी चुनौती है पर कैपिटा इनकम यानी PCI, प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए विकसित देश बनने के लिए एक भारत को कितना चाहिए, एक रिपोर्ट में अभी हाल ही में आई है, उसमें बताया गया कि 20 से 25 हजार डॉलर प्रति व्यक्ति की PCI होनी चाहिए, तब जाके भारत विकसित देश बनेगा। अब हम इसकी तुलना चीन से कर लेते हैं। देखिए भारत में अभी कितनी है प्रति व्यक्ति आय, तो 2200 डॉलर, और वहीं चीन में कितनी है, तो 12,000 डॉलर से अधिक है चीन की प्रति व्यक्ति आय। तो ये सोचिए कि ये भी एक चुनौती है भारत के समक्ष, क्योंकि जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, गरीबी का स्तर भी कम नहीं हो रहा है, तो वो आगे देखेंगे। तो PCI कहाँ से बढ़ जाएगी, तो ये एक आर्थिक महाशक्ति बनने के समक्ष चुनौती है। अगला है गरीबी का स्तर, तो गरीबी के स्तर को देख लेते हैं, चीन से तुलना करते हैं। देखिए चीन ने गरीबी का उन्मूलन कर दिया है, चीन ने गरीबी का उन्मूलन कर दिया है, लेकिन भारत के लिए ये एक बड़ी समस्या है। अभी भी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 11.28% गरीबी का आंकड़ा है भारत में मौजूद, ठीक है। तो ये दूसरी चुनौती है। तीसरी है असमानता। क्या है, असमानता, सबसे बड़ी समस्या असमानता बनती जा रही है, क्योंकि ये निरंतर वृद्धि हो रही है। बाकी में तो चलिए कमी आ रही है, आपने देखा कि यहाँ चालू खाता घाटा आधे से अधिक कम हुआ है, और आपका ये भी PCI भी थोड़ा बढ़ रहा है, और आपका गरीबी भी कम हो रहा है, देखेंगे तो कम हुआ है, लेकिन असमानता निरंतर बढ़ रही है। इसका एक रिपोर्ट है ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट, तो इसमें अभी बताया गया है कि शीर्ष 10% लोगों के पास 57% संपदा है। कितने, शीर्ष जो 10% लोग हैं उनके पास 57% क्या है, संपदा वो रखते हैं, और वहीं 50% आबादी के पास मात्र 13% संपदा है। तो ये असमानता को दिखाती है ये रिपोर्ट।
तो कितनी बड़ी असमानता है और ये निरंतर बढ़ रही है। कारण क्या है इस असमानता के बढ़ने के? तो बेरोजगारी है, रोजगार की गुणवत्ता में कमी है, कौशल विकास व नवाचार में कमी है, तो आदि ये कारण है कुछ। अब देख लेते हैं बेरोजगारी एक आर्थिक चुनौती, आर्थिक महाशक्ति बनने में एक बेरोजगारी भी आपका चुनौती है। तो इससे क्या है, इसका देख लेते हैं। इसमें एक रिपोर्ट आई थी, उसको देखते हैं। आईएलओ की रिपोर्ट थी ये 2024 की, अभी 2 से 3 दिन में ही ये जारी हुई है रिपोर्ट। तो इसमें बोला गया था कि देश में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 2 गुना हो चुका है। कितना? 2 गुना बेरोजगारी दर का आंकड़ा। और वहीं 83% युवा बेरोजगार है। कितने? 83% युवा बेरोजगार की श्रेणी में आ रहे हैं अब। तो ये आप डेटा सीधा सीधा डाल सकते हैं। ये कितना बढ़िया डेटा है, आपको यही डेटा खोजना पड़ता है और ये आपको साथ साथ में मिलता जा रहा है। आप सेम टू सेम इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना के डाल देंगे ना आंसर में, तो आपका बहुत अच्छा प्रयास होगा ये। अब देखते हैं चालू खाता जो घाटा है, चालू खाता घाटा, उसे कम करने के लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो ये कुछ हैं प्रयास, वो देख लीजिए। भारत ऊर्जा आयातक देश है। क्या? ऊर्जा आयातक देश है। अपनी 80% ऊर्जा का आयात करता है भारत। तो 80% पे हजारों अरब डॉलर का क्या होता है, बाहर पैसा जाता है। तो ये इसे रोकने के लिए क्या लक्ष्य तय किए गए? तो नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ना लक्ष्य रखा गया। 2030 तक 50%, कितनी? 50% ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय माध्यमों से पूरा करना। और 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय किया गया है। तो ये इसमें इस दिशा में भारत की तरफ से प्रयास हैं। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है सेमीकंडक्टर हब बनने की भारत की संभावना क्या क्या है। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 3 सेमीकंडक्टर या चिप परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। कितनी? 3। कहाँ कहाँ किया गया है? तो 2 को तो गुजरात में किया है, गुजरात के साणंद में और धोलेरा में, और तीसरा है मोरेगांव में जो असम में पड़ता है। तो यह 3 जगह शिलान्यास किया गया है सेमीकंडक्टर परियोजना का। वर्तमान में देखिए शीर्ष उत्पादक देश कौन से हैं सेमीकंडक्टर के? तो ताइवान सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, लगभग 60%। दक्षिण कोरिया दूसरे पे आता है 15 से 20%। जापान तीसरे पे 10 से 13%। यूएसए चौथे पे है 10 से 12%। चीन 5वें पे आता है 5 से 10%। अब संभावना देखते हैं भारत में क्या है। क्या बोला जा रहा है, इस युग को चिप युग या आधुनिक तेल भी बोला जा रहा है इसको, सेमीकंडक्टर को। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आने वाली दुनिया इसी पे बेस्ड है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल आज तक हर गैजेट में, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब संभावनाएं क्या हैं? तो देखिए, बड़ी संख्या में इंजीनियर अपने यहाँ मौजूद हैं और विज्ञानी हैं, तो इसकी आपूर्ति अपने यहाँ है, और श्रम शक्ति भी अपने यहाँ है। सबसे बड़ी आबादी, युवा आबादी भारत में ही है, बस उसे कौशल देना है। और सरकार द्वारा इसमें रुचि ली जा रही है, यानी सरकार इसके लिए बहुत कुछ प्रयास कर भी रही है इस समय। तो ये इसमें संभावना इसलिए बन जाती है। तो कुछ इसके लाभ भी हैं। लाभ क्या क्या हैं? तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में, विश्व पटल पर अपनी भूमिका निभाने में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। रोजगार सृजन में काम आएगा ही, और निवेश जो होगा, विदेशी निवेश आकर्षण में भी ये उपयोगी है, यानी लाभ इससे ये भी है। तो आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं सीधा पीएमएलए और मनी लॉन्ड्रिंग देखते हैं इसमें। तो देखिए, ये पेपर 3 में दिया गया, आंतरिक सुरक्षा का ये यूनिट है इसकी 15वीं, उसी का एक टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो देखते हैं अभी हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यदि आपराधिक साजिश पीएमएलए के तहत किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित है, तभी आईपीसी की धारा 120B को लागू करके पीएमएलए में मामला दर्ज किया जा सकता है। ये अलायंस यूनिवर्सिटी की पूर्व कुलपति का मामला था। ठीक है, तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कहीं भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं इसको जब लिखेंगे इसमें। अब इसमें इसका बेसिक देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया वो भी देखेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या देखेंगे इसमें, तो ये क्यों होती है मनी लॉन्ड्रिंग, और प्रक्रिया क्या है, प्रभाव क्या है इसके, विधियाँ क्या हैं, रोकने के प्रयास क्या क्या हो रहे हैं, और साथ में चुनौतियाँ क्या हैं, है ना, तो वो भी देखेंगे। और इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड परिभाषा क्या है। अवैध माध्यमों जैसे तस्करी, कर, अपवंचन आदि के माध्यम से अर्जित धन को वैध व्यावसायिक गतिविधियों, ये डबल लिख गया है, गतिविधियों से अर्जित आय के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, मनी लॉन्ड्रिंग। या शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि काले धन को सफ़ेद धन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। ये जो ज़्यादा ही एक साधारण परिभाषा हो जाती है, लेकिन आप इसको तैयार कर लीजिए,
ये तो आपको वैसे पता ही होगा, काले धन को सफ़ेद धन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग। चलिए, इसे हिंदी में धन शोधन भी बोलते हैं। क्या कहीं भी धन शोधन आ जाए तो इसका मतलब यही होता है। अब क्यों होती है ये आवश्यक, वो क्यों की जाती है मनी लॉन्ड्रिंग? तो देखिए, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कर अपवंचन होता है, संगठित अपराध होता है, हथियारों की अवैध बिक्री होती है, दुर्व्यापार होता है, मानव तस्करी होता है। इन सब से क्या होता है? अवैध धन सृजित होता है। अब इस अवैध धन को यानी काले धन को सफ़ेद धन में बदलना होगा, उसके लिए होती है आपकी धन शोधन की आवश्यकता। तो ये आपका क्यों का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया या चरण बोल सकते हैं इसको, कि कितने चरण होते हैं या क्या प्रक्रिया है। तो देखिए, इसमें पहला है नियोजन यानी प्लेसमेंट, दूसरा है प्रतीकरण, तीसरा है एकीकरण और लास्ट में है ये राउंड ट्रिपिंग। अब इसमें होता क्या है? नियोजन में क्या होता है? जैसे मानिए कि पैसे को डिफरेंट छोटे छोटे भागों में तोड़ के विभिन्न बैंकों के माध्यम में जमा करा देना। फिर प्रतीकरण में क्या होता है? उसको विदेशी बैंकों में भेजना या कई लेयर्स में उसको, इसका प्रतीकरण का मतलब होता है लेयरिंग, यानी उसको इतनी बार ट्रांसफ़र कर देना कि इतनी लेयर चढ़ा दो जो किसी को पता ही ना चले, वो होती है लेयरिंग। फिर एकीकरण में क्या होता है? अब ये जो लेयरिंग हुई है डिफरेंट वे में, अब इसको एक जगह फिर से लेके आना है। कहाँ पे? फिर से एक जगह लेके आना है। और उसके बाद क्या करना है? राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है? जिस देश से ये शुरू हुई थी प्रक्रिया, उसी देश में पुनः वापस लाना। तो ये होता है आपका प्रक्रिया धन शोधन की। ठीक है, आगे देखते हैं विधियाँ क्या क्या हैं इसकी। तो देखिए, विधियों में आता है, एक तो हवाला के माध्यम से होता है मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध में भी ये यूज़ होता है मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध के माध्यम से, कैसीनो में भी कैसी यूज़ किया जाता है, और खुला प्रतिभूति बाजार यानी पी नोट्स के माध्यम से भी किया जाता है। बीमा क्षेत्र में उपयोग होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, सेल कंपनियों का उपयोग होता है, और रियल एस्टेट देख ही रहे। ठीक है, तो ये सब है आपकी विधियाँ, क्या क्या माध्यम इसके होते हैं, तो वो ये हैं। आपको सरकारी प्रयास देख लेते हैं। अब इसमें देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यहीं आपको पीएमएलए एक्ट देखने को मिलेगा राष्ट्रीय में, तो उसे भी हम लोग देखते हैं पूरा डिटेल में। राष्ट्रीय में क्या क्या है, पहले राष्ट्रीय देख लेते हैं। तो वही आपका पहला ही है पीएमएलए अधिनियम, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। कब आया था? 2002 में आया। ये लागू हुआ है 2005 में। कब? 2005 में। तो ये याद रखना है। अब इसमें क्या क्या व्यवस्था थी? तो इसमें बोला गया था कि यह बैंकों, वित्तीय संस्थानों आदि को ग्राहकों की पहचान व रिकॉर्ड बनाए रखने का दायित्व प्रदान करता है। दूसरा है संपत्ति की कुर्की व जब्ती से संबंधित मामलों को निपटाने का प्रयास करता है ये। ठीक, अब इसमें एक संशोधन भी हुआ है 2019 में, पीएमएलए अधिनियम में 2019 में एक संशोधन भी हुआ है। तो इसमें क्या क्या संशोधन में किया गया वो देख लेते हैं। ईडी को सशक्त बनाया गया है इसमें। ईडी प्रवर्तन निदेशालय जिसे बोलते हैं, जो अभी हाल ही में चर्चा में है, दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी, जेल में डाल देना, तो वो सब किसके द्वारा हुआ है? ईडी के द्वारा ही, यानी प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं हिंदी में। अगला देखिए, आप आर्थिक अपराध की परिभाषा को विस्तारित किया गया है इसमें संशोधन में, जो आर्थिक अपराध की परिभाषा है उसको विस्तार दिया गया है। और अगला काम क्या किया है? धन शोधन अपराधों को स्वतंत्र अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है कि ये स्वतंत्र अपराध होंगे, और बिना वारंट के गिरफ्तारी का प्रावधान भी इसमें संशोधन में हुआ है। तो ये हैं पीएमएलए एक्ट के प्रावधान। और भी देख लेते हैं कुछ सरकारी प्रयास जो हैं। एक देखिए, वित्तीय आसूचना इकाई है, जिसे शॉर्ट में FIU बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, FIU ये क्या काम करती है? तो ये जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन होते हैं उनकी जानकारी एकत्रित करती है, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच एजेंसी होती है उसे सहायता भी देती है। ठीक है, तो ये FIU है, तो ये भी याद रखिए। ईडी के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं, किसके तहत कार्रवाई करती है? तो एक तो फेमा अधिनियम है 1999, और एक पीएमएलए अधिनियम 2002 के प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए यही जिम्मेदार है आपकी। ईडी ही इसे प्रवर्तन में लाती है इन प्रावधानों को। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कुछ देख लेते हैं, क्या क्या प्रयास हुए। तो ये आपको अब दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पॉइंट दे दिए गए। वियना अभिसमय हुआ था 1988 में। बेसल समिति के सिद्धांतों का वक्तव्य था 1988 में। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में, इसका भी इसी के लिए गठन हुआ है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन सूचना नेटवर्क, ये किसके तहत आती है? UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा प्रशासित होती है। अगला प्रयास है इसमें धन शोधन पर एशिया प्रशांत
समूह, ये भी बनाया गया है इसके लिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कुछ प्रयास थे। ठीक है, अब देखते हैं धन शोधन निवारण में क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक, चुनौतियां देख लेते हैं। तो देखिए, तकनीकी में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। एआई जैसे, मशीन लर्निंग जैसे नई तकनीकें आ रही हैं, तो उन्हें समझने में बड़ा समस्या हो रही है। और जागरूकता की कमी है। तस्कर गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है कि केवाईसी के जो मानक हैं वो प्रभावी उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। एजेंसियों के मध्य समन्वय का अभाव है। कानूनों की जटिलता है। अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक सहयोग का अभाव है। जब भी एफएटीएफ का मामला हो तो पाकिस्तान को डालने के लिए चीन विरोध करता है ब्लैक लिस्ट में। तो इस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक सहयोग का अभाव देखने को मिलता है। तो ये चुनौतियां हैं, और भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये कुछ बता दी गई आपको। देखिए, यूपीपीसीएस में पुराने क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तक पूछे गए हैं, तो अब तक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इनको आप लिख के भेज सकते हैं। जो नंबर दिया है आपको लिंक, उस पर भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एवं मानव तस्करी की गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों के रूप में समीक्षा कीजिए। तो देखिए, चुनौतियाँ सीधे सीधे पूछ ली। तो आपका ये यूपीपीसीएस मेंस 2020 में आया था। और अगला क्वेश्चन है इसमें, अवैध धन स्थानांतरण। तो इसे भी मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। जानिए, इसका हिंदी रूपांतरण आपको अलग अलग देखने को मिलता है। देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए गंभीर खतरा है। सूचना और संचार तकनीकी ने इसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है। व्याख्या कीजिए। कैसे बना दिया है, ये व्याख्या करनी है आपको। ये भी आपका यूपीपीसीएस मेंस 2023 का क्वेश्चन है। तो अब तक 2 क्वेश्चन पूछे गए पीसीएस में मनी लॉन्ड्रिंग से। तो ये आपका चैप्टर लगभग तैयार हो जाएगा इससे। तो इसमें इतना ही है, आगे देखते हैं। इसमें इतना ही है। अब आज का वीडियो यहीं होगा फिनिश। और आप कैसा लगा ये ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना, और जो भी सजेशन देना हो उसे कमेंट या नंबर पे दे सकते हैं। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।